अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा शुरू हो चुकी है। उन्होंने इसके लिए 3 सबसे ज़्यादा अमीर मुस्लिम मुल्कों को चुना है, सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब एमिराट्स यानी यूएई। अमूमन अपने अमेरिकी राष्ट्रपति जो अपने पहले विदेशी दौरे में किसी यूरोपियन कंट्रीज़ या G7 कंट्रीज़ में से किसी को चुनते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार सऊदी अरब को चुनकर सबको चौंका दिया है। अपने पहले टर्म में भी वो सऊदी अरब ही गए थे। लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस बार वो अपनी पहली विदेशी यात्रा में इसराइल जाएंगे। इसराइल इस समय गजा में युद्ध लड़ रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप में गहरी दोस्ती भी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप सऊदी अरब के बाद कतर और फिर यूएई जाएंगे। खबर ये भी है कि वो रूस यूक्रेन वार्ता में शामिल होने तुर्की भी जा सकते हैं। ये मीटिंग 15 मई को होने वाली है इस्तांबुल में। इस समय ट्रंप यूएस GCC समिट में हिस्सा ले रहे हैं। GCC में 6 गल्फ कंट्रीज शामिल हैं। सऊदी अरब आने के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, ट्रंप की यात्रा भी सही जा रही थी। तभी अचानक एक ऐसी घटना हो गई जिसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का रुख अपनी तरफ खींच लिया। ट्रंप की मुलाकात हुई सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से। वही अहमद अल-शरा जिन्हें अमेरिका एक आतंकवादी मानता है, उनका संगठन अभी भी अमेरिका की आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल है। ट्रंप उन्हें अहमद अल-शरा से मिले हैं, जिन पर कभी अमेरिका ने लगभग 133 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अल-शरा से मिलने से पहले ट्रंप ने सीरिया से प्रतिबंध हटाने का ऐलान भी किया। उन्होंने ये फैसला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन से बातचीत करने के बाद लिया। तो आज के शो में हम जानेंगे ट्रंप 2.0 की पहली विदेशी यात्रा में क्या क्या हुआ, सऊदी अरब में क्या डील साइन हुई, सीरिया से प्रतिबंध हटाने और अल-शरा से मुलाकात के क्या मायने हैं और आगे ट्रंप की यात्रा में क्या क्या होने वाला है। विस्तार से सब मुद्दों पर बात होगी। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। अप्रैल 2025 में ही व्हाइट हाउस की तरफ से घोषणा कर दी गई थी कि ट्रंप मई महीने में ये 3 देश जाएंगे और ये यात्राएं चलेंगी 4 दिन की। सबसे पहला ठिकाना था सऊदी अरब। 12 मई को ट्रंप का प्लेन सऊदी अरब की राजधानी रियाद के लिए रवाना हुआ। रास्ते में बस एक दफ़े इंग्लैंड के साफेक के एयरफोर्स स्टेशन में प्लेन उतरा। तेल भरवाने के लिए तेल भरवाकर सीधे रियाद में लैंडिंग हुई, जहां क्राउन प्रिंस MBS उनका इंतज़ार कर रहे थे। शो रिकॉर्ड करते समय तक ट्रंप सऊदी अरब में ही थे। हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा, ट्रंप ने अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए सऊदी अरब को ही क्यों चुना? देखिए, 2017 में भी जब राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय भी वो जो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप थी वो सऊदी अरेबिया में थी टू रीसेट रिलेशनशिप्स। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को और उनके एडवाइजर्स को उस समय लगा कि दे नीडेड टू रीसेट रिलेशनशिप विद मिडिल ईस्ट, और सऊदी अरेबिया एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड पार्टनर है ओवर डेकेड्स अमेरिका के साथ। तो इट वाज डन दैट टाइम। उसके बाद से रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के सऊदी अरेबिया के साथ। तो इट्स नॉट शॉकिंग अगर आप देखें कि ही वुड डू दिस, एक सेफ एलाई के पास विजिट करना, व्हेन ही गॉट इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार जब वो चुनाव जीत के आए। और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट की बात है कि ही इज अनाउंस्ड इट ऑलरेडी कि सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है अमेरिका में, तो उसे मुकम्मल करने के लिए ही हैड टू मेक दिस ट्रिप टू गो टू सऊदी अरेबिया एंड डू इट। तो आई थिंक इट्स बोथ, मेकिंग श्योर दैट आप दिखा रहे हैं कि आप अपने एलाई के साथ, अपने पार्टनर के साथ खड़े हैं, और साथ ही साथ आप उनसे इन्वेस्टमेंट लेके अमेरिका में आ रहे हैं। तो आई थिंक यही वजह रही है कि वो सऊदी अरेबिया का और मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। अब समझिए इस दौरे में अब तक क्या क्या हो चुका है। MBS ने ट्रंप के आने पर एक विशेष प्रोग्राम आयोजित किया। इसमें सऊदी अरब के टॉप बिजनेसमैन, नेता, अधिकारी शामिल हुए। ट्रंप के साथ एलॉन मस्क भी सऊदी अरब गए थे, वो भी इस आयोजन में शामिल रहे। इस दौरान ट्रंप ने MBS की तारीफ में कसीदे पढ़े, रियाद को दुनिया का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए उनको मुबारकबाद दी और कहा कि MBS की लीडरशिप में सऊदी अरब ने 8 सालों में बहुत तरक्की की है। MBS ने अपने काम से उनके आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया MBS के अमेरिका में किए गए निवेश ने। उन्होंने अमेरिका में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है। इस पर जाहिर सी बात है ट्रंप ने खुशी जाहिर की और भविष्य में इस निवेश को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा करने की उम्मीद भी जताई। खबर है कि सऊदी अरब ने AI और टेक्नोलॉजी की
कुछ कंपनियों में निवेश किया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की एक डिफेंस डील भी साइन की है। इस डील में सऊदी अरब को C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, मिसाइलें, रडार सिस्टम और कई एडवांस हथियार दिए जाएंगे। हमने रोहित शर्मा से पूछा, इस डील से अमेरिका और सऊदी अरब को क्या फायदे होने वाले हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अब जब वो चुन के आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे अमेरिका में सऊदी अरेबिया से, और $600 बिलियन की बात की थी। तो कहीं ना कहीं ये जग जाहिर था कि इस तरह की एक डिफेंस डील और डिफेंस कोऑपरेशन को लेके इन्वेस्टमेंट की जाएगी सऊदी अरेबिया द्वारा। तो इसका फायदा ये है अमेरिका के लिए, और आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि अमेरिका में जॉब्स क्रिएट होंगे। अमेरिका में जो है एक फॉरेन मनी फिर से आएगा, जो उनका एक कैंपेन मैसेज रहा था। तो आई थिंक अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत फायदेमंद सौदा है ये, क्योंकि वो दिखा सकते हैं कि वो दर्शा सकते हैं कि उन्होंने कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में वो लेके आए हैं जब से वो राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद हमने देखा है कि AI को लेके भी बहुत सारी कंपनीज अब US में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे एनवीडिया का नाम आता है, उन्होंने आते साथ सैमसंग का नाम लिया, हुंडई का नाम लिया। तो आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक दर्शाना चाहते हैं कि अमेरिका की जो न्यू एज सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज है, उसके साथ साथ अमेरिका का जो एक कोर रहा है विच इज डिफेंस, वहां पे भी बहुत ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट अमेरिका में आ रही है और इससे अमेरिका में जॉब्स क्रिएट होंगे। तो ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए फायदेमंद है। जहां तक सऊदी अरेबिया की बात आती है, मुझे लगता है कि उनके लिए ऑब्वियसली ईरान इज अ बिग डील, और वो चाहते हैं कि उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपनरी हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट हो, सर्वेलेंस इक्विपमेंट हो, इंटेलिजेंस हो। तो आई थिंक उनके लिए ये फायदेमंद इसलिए भी है क्योंकि दे विल हैव अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट, द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। और अगेन हर कोई चाहता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में रहे, और मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया उनके पास, हम कहते हैं कि खजाना है, तो उनके लिए आई थिंक इतना मैटर नहीं करता $600 बिलियन, बट ये जरूर मैटर करता है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में रहे। और मुझे लगता है यही कारण है कि दिस इज कॉल्ड एज अ विन-विन डील फॉर बोथ द कंट्रीज। ट्रंप ने अमेरिका और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की समिट में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भी जिक्र किया। कहा, ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए, हम उनके साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान को आतंकवाद का समर्थन भी बंद करना चाहिए, ऐसा ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने सऊदी अरब में इब्राहिम अकॉर्ड्स का भी जिक्र किया। कहा, हमें उम्मीद है कि सऊदी अरब भी जल्द इसमें शामिल होगा। अब इब्राहिम अकॉर्ड क्या है? ये साल 2020 में साइन हुआ था। इसमें यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इसराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज किए थे। ये ट्रंप के अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन डील का एक हिस्सा था। इसमें सऊदी अरब भी शामिल होने वाला था, बात भी चल रही थी, लेकिन गजा वॉर के चलते ये बात रुक गई। सऊदी अरब की मांग है कि जब तक फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दे दी जाती, तब तक वो इसराइल के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। ट्रंप ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों पर भी टिप्पणी की। कहा, हम जल्द ही उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर देंगे। इस पर कुछ दिन पहले मिडिल ईस्ट आई ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें कहा था कि सऊदी अरब चाहता है कि ट्रंप अपनी यात्रा से पहले यमन पर हमले बंद कर दें। ट्रंप ने गजा में चल रही जंग पर कहा कि वहां के लोग भी एक बेहतर मुस्तकबिल के हकदार हैं। इसके अलावा ट्रंप ने सीरिया पर लगे प्रतिबंध खत्म करने का वादा किया। कहा, मैं प्रिंस सलमान के कहने पर क्या नहीं करता। भले ही ट्रंप ने इस ऐलान को एक लाइटर नोट पर समेट दिया, लेकिन उनके इस ऐलान से सीरिया का इतिहास बदल सकता है। करोड़ों लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर हो सकता है। वो कैसे? अब समझने के लिए, ये सब समझने के लिए आपको इतिहास में चलना पड़ेगा। साल 1971 में हाफिज़ अल असद ने राष्ट्रपति नूरुद्दीन अल अताशी का तख्ता पलट किया और ख़ुद राष्ट्रपति बन गए। हाफिज़ ने ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के समर्थन में हो रहे प्रोटेस्ट को भी समर्थन दिया। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई, खुमैनी सुप्रीम लीडर बने। हाफिज़ ने ईरान के साथ रिश्ते बेहतर किए। कालांतर में उन्होंने हिजबुल्लाह, हमास जैसे संगठनों को समर्थन देना शुरू किया। आरोप लगे कि हाफिज़ के ज़माने में ही सीरिया में इन संगठनों ने अपने अड्डे बनाए और यहाँ से ही वो ट्रेनिंग लेने लगे। इसी दौरान इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का एक संगठन उभरा। वो अरब देशों की राजशाही व्यवस्था के खिलाफ था। सीरिया में भी उसने अपने पांव पसारे। वो हाफिज़ की दमनकारी नीतियों का विरोध करता। 1982 में मुस्लिम ब्रदरहुड ने सीरिया के हमा शहर में एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया। हाफिज़ ने इस प्रदर्शन को दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया।
हज़ारों नागरिकों पर गोली चलवाई। कहा जाता है कि इसमें लगभग 40,000 लोग मारे गए थे। हाफिज़ के इसी रवैये की वजह से अमेरिका ने सीरिया को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की लिस्ट में डाल दिया, माने ऐसा देश जो आतंकवाद का खुला समर्थन करता हो। इस वजह से सीरिया में हथियारों की सप्लाई बंद कर दी गई। कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए। हाफिज़ ताउम्र राष्ट्रपति रहे। अपनी मौत तक उन्होंने सीरिया में ऐसे ही कत्लेआम मचाया। जून 2000 में उनकी मौत हो गई। फिर उनके बेटे बशर अल असद को राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने भी अपने पिता की लेगेसी कायम रखी, अपने विरोधियों को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। फिर आया साल 2005। लेबनान के प्रधानमंत्री रफ़ीक हकीकी की इस साल हत्या हुई। अमेरिका ने कहा कि इसका प्लॉट सीरिया में ही रचा गया था। इसके बाद सीरिया पर प्रतिबंध और सख्त हुए। 2011 की सिविल वॉर के बाद तो सीरिया में हालात और भी दूभर हो गए। अपने मुल्क में अरब स्प्रिंग को दबाने के लिए बशर अल असद ने प्रदर्शनकारियों पर हमले किए। इससे असद की सरकार के खिलाफ कई छोटे छोटे गुटों ने मोर्चा खोला। इनमें से एक था हयात तहरीर अल शाम यानी HTS। यह गुट अलकायदा से अलग होकर ही बना था। इसके मुखिया हैं अहमद अल शरा। इन्हें अल जुलानी के नाम से भी जाना जाता है। पिछले दिनों आपने इनका बहुत नाम सुना होगा। अमेरिका ने एक समय इन पर लगभग 135 करोड़ का इनाम रखा था, लेकिन दिसंबर 2024 में ये आरोप खत्म कर दिए गए और उनको पकड़ने का जो इनाम रखा गया था वो खत्म कर दिया गया। हालांकि आधिकारिक रूप से ये अभी भी अमेरिकी सरकार की नज़र में एक आतंकवादी ही हैं। इनका संगठन HTS भी एक आतंकी संगठन की लिस्ट में आता है। अमेरिका ने उसे इस लिस्ट से नहीं हटाया है अब तक। अल शरा की लीडरशिप में ही HTS और दूसरे संगठनों ने मिलकर दिसंबर 2024 में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट किया था। असद इस समय रूस में रह रहे हैं और अल शरा बन चुके हैं सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति। सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मुलाकात की और उनसे भी कहा कि हम सीरिया में जो प्रतिबंध लगे हैं उनको हम हटाएंगे जल्दी ही। पर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी 3 वजह मालूम पड़ती है। पहली, अल शरा ने जब से राष्ट्रपति का पद संभाला है वो अपनी सरकार को एक उदारवादी सरकार की तरह पेश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और सऊदी अरब के कई सारे नेताओं से मिल चुके हैं ताकि उन्हें दुनिया से मान्यता मिल सके। दूसरी, अल शरा ने सीरिया में लोकतंत्र स्थापित करने का वादा किया है। वो अपनी स्पीच में अक्सर अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत करते हैं जो असद रजीम में सीरिया के लोगों को हासिल नहीं हुई। तीसरी, अल शरा इसराइल के हमलों पर एकदम चुप है। इजरायली सेना ने सीरिया में कई जगह हवाई हमले किए हैं, उनकी बहुत सी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अल शरा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। जानकार कहते हैं कि अमेरिका इस वजह से भी सीरिया की नई सरकार को समर्थन दे रहा है और उनके प्रतिबंध हटाने की बात कर रहा है। हमने रोहित शर्मा से पूछा सीरिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने से अमेरिका का क्या फ़ायदा होने वाला है, इसमें अमेरिका का क्या हित जुड़ा हुआ है। देखिए, सीरिया को लेके आई थिंक थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। इस बारे में जानकारी है जो हम कहते हैं ना, पहले इस बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई लेकिन वी वर नॉट श्योर कि ऐसा होगा नहीं होगा। हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की तो किस तरह से MBS सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस वो किस तरह से he was applauding that announcement। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीरिया को लेके एडवांटेज ढूंढने की कोशिश सऊदी अरेबिया ज्यादा कर रहा है और हो सकता है अमेरिका के लिए आई थिंक ये हित में हो कि अगर वहां पे प्रतिबंध हट जाते हैं और सीरिया को जो है अगर आप फिर से अमेरिका एक नॉर्मल देश की तरह देखता है या डिप्लोमेटिक वहां पे बहाली हो जाती हैं चीजों की, तो एक रशियन इन्फ्लुएंस कम किया जा सकता है, एक ईरानियन इन्फ्लुएंस कम किया जा सकता है। और यही वजह है मुझे लगता है कि जिस तरह से MBS भी उसे अपलॉड कर रहे थे, उनको लगता है कि ईरानियन इन्फ्लुएंस वहां पे कम होगा सीरिया में। टेररिज्म को लेके जो जिस तरह से वहां पे पनपा है उसमें कम उसमें थोड़ी कमी होगी, मिलेगी और एक नया चांस देने की कोशिश की जा रही सीरिया को। और अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि एक इंपॉर्टेंट एलाई सऊदी अरेबिया अगर चाहता है कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए सीरिया को विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो उसका सपोर्ट अमेरिका जरूर करे। तो मुझे लगता है यही वजह रही है कि सीरिया पे जो है प्रतिबंध हटा दिए गए हैं वहां पे टू मेक श्योर कि US और सऊदी अरेबिया मिलके वहां पे रशियन इन्फ्लुएंस जो है उसे कम करे, ईरानी इन्फ्लुएंस को कम करे। और मिडल ईस्ट में सिक्योरिटी के लिए आई थिंक ये एक नया एक नया हम कहते हैं ना, जिससे एक नया दाव खेला है अमेरिका और सऊदी अरेबिया में। आने वाले समय में देखना होगा कि सचमुच इसका कितना फायदा होता है। आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर किस मसले पर बात नहीं की?
ये है सऊदी अरब के लिए बनाए जाने वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम। सऊदी अरब लंबे समय से मांग कर रहा है कि अमेरिका उसके साथ मिलकर एक न्यूक्लियर प्लांट बनाए। वो इसका इस्तेमाल सिविलियन इस्तेमाल जैसे बिजली बनाने के लिए करना चाहता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है यूरेनियम का एनरिचमेंट, वो इसमें अमेरिका की मदद मांग रहा है। ट्रंप की यात्रा से पहले अमेरिका के एनर्जी मिनिस्टर सऊदी अरब होकर आए हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि इस साल के अंत तक दोनों देशों के बीच इससे संबंधित एक समझौता हो सकता है, लेकिन ट्रंप की यात्रा में ऐसा कोई ऐलान तो हुआ नहीं। सऊदी अरब को ईरान भी न्यूक्लियर प्रोग्राम में साथ काम करने की पेशकश कर रहा है। अगर अमेरिका मदद नहीं करता तो चीन और रूस भी इसमें उसकी मदद कर सकते हैं। फिर भी अमेरिका इसमें इतनी देरी क्यों कर रहा है? हमने यही सवाल पूछा रोहित शर्मा से। देखिए, अमेरिका नहीं चाहेगा कि एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो, स्पेशली मिडिल ईस्ट में। ईरान को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका हमेशा से डिस्करेज करता रहा है और करेगा आने वाले समय में भी। तो मुझे लगता है कि एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस ना हो मिडिल ईस्ट में, तो उसको लेके आई थिंक अमेरिका इज लिटिल हेजिटेंट टू वर्क आउट अ डील, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर। क्योंकि अगर आप एक बार फ्यूल को आप उसकी कैपेसिटी, मतलब अगर उसकी फैसिलिटी बन जाती है, देन यू कैन यूज दैट फ्यूल फॉर एनरिचिंग यूरेनियम फॉर अदर यूजेस। और यूजुअली देखा गया है कि यहीं से शुरुआत होती है न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट की, और ईरान इसको मुझे लगता है कि सही ढंग से नहीं देखेगा। जहां तक बात करी आपने कि क्या सऊदी अरेबिया रशिया और चाइना की तरफ ग्रेविटेट हो सकता है, देखिए दैट इज अ पॉसिबिलिटी, पर मुझे लगता नहीं कि दे वुड डू दैट। और दूसरी चीज यह है कि अगर सऊदी अरेबिया अमेरिका को आश्वासन दे और नॉन प्रोलिफरेशन की जो बात होती है उसको लेके, तो मुझे लगता है अमेरिका बिल्कुल सहायता जरूर कर सकता है और थोड़े से एक टेम्पलेट बना सकता है सऊदी अरेबिया के साथ अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। आई थिंक डर ये जरूर है कि दिस कुड बी सीन एज एन एस्केलेशन इन द रीजन, और हो सकता है कि ईरान वुड सी दिस एज कि सऊदी अरेबिया अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा अभी भी अप्रोच अमेरिका का जो वो उस दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं, इसलिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। हालांकि ये बात जरूरी भी है कि सऊदी अरेबिया के एनर्जी नीड्स के लिए दे विल हैव टू मेक, कहीं ना कहीं तो उन्हें अरेंजमेंट स्लैश डील मेकिंग करनी होगी। तो इसमें विल हैव टू सी कि अब आगे क्या होता है। लेकिन आई थिंक जो मूल रूप से जो रीजनिंग है वो यही है कि अमेरिका को लगता है कि एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस मिडिल ईस्ट में शुरू ना हो जाए। जाते जाते एक बोनस खबर लेते जाइए। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के करीब 27 गांवों का नाम बदल दिया है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने ये लिस्ट जारी की है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय का भी रिएक्शन आया है और उन्होंने चीन के इस कदम की निंदा की है। आज का राजदूत यहीं समाप्त होता है। ये शो रिकॉर्ड किया था आपके लिए हमारे साथी सर्वेश ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबर गाँव।